में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो डेवलपमेंट एंड इवेंट्स की बात हो गई, तो इंडियन हिस्ट्री को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इंडियन हिस्ट्री में हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना है, स्टडी करना है, किन किन चीज़ों पर फोकस ज़्यादा रखना है, कहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रेज होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। एक चीज जो है, ठीक है, वन थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर स्टडी, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, कौन सा ऐसा पार्ट है, पोर्शन है जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस मोस्टली रेज होते हैं। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपकी जो मेहनत है, ठीक है, आप बहुत ज्यादा लेबोरियस है, सब कुछ है, बट सक्सेसफुल नहीं होते, उसके पीछे रीजन है कि स्ट्रेटजी भी हमारे लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री की बात करें, एकदम आप लोग थोड़ा सा 5-10 मिनट का जो गैप, मतलब 5-10 मिनट जो हम लोग एक साथ रहेंगे ना, तो धीरे धीरे क्या होगा, एक बॉन्ड बन जाएगा हमारे और आपके बीच में, और चीजें क्या होगी, बहुत अच्छे से स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर हम लोग यहीं पर इंडियन हिस्ट्री को, इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंडियन हिस्ट्री, you all know that is divided in three parts, that is divided in three parts। मैं आज आपको क्लासिफिकेशन में भी इतनी चीजें, इतने क्वेश्चंस देने वाला हूं कि शायद आपको इससे पहले आपने इस तरीके से क्लासिफिकेशन शायद स्टडी किया हो या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, बट मेरा कुछ क्लासिफिकेशन के थ्रू ही स्टार्ट रहता है क्लास हमेशा। तो हिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स में हम लोग देखते हैं। फर्स्ट इज एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री। सेकंड वन इज मेडाइवल हिस्ट्री, medieval history, and third one is modern history, third one is modern history। Today we are going to start from modern history, because modern history is very important part in the exam। आप देखोगे जब भी कभी भी आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे, तो अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चंस क्या है, 10 है, तो 10 में से 6 क्वेश्चन जो है वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री से मिलेंगे, 4 क्वेश्चंस इन दोनों पार्ट से मिलेंगे, बट 6 क्वेश्चन आप देखोगे मोस्टली 50 to 60% रेशियो मॉडर्न हिस्ट्री लेती है जब भी आप देखते हैं। तो इसी के साथ क्या होगा कि हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे कि क्वेश्चन के जितने, अगर मैंने एक एग्जांपल बताया कि हिस्ट्री से अगर 10 क्वेश्चंस पुट अप रेज हो रहे हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री से हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। और अगर हम लोग बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट द एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न, राइस और मतलब तीनों की बात करें तो अलग अलग इरा नहीं है। हम लोगों ने क्या किया है कि हम स्टडी में बहुत इजी रहे चीजें, तो इसीलिए हमने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो कहाँ से, वो हमारा स्टार्ट होगा मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर कि मॉडर्न, व्हाट इज मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री को का क्लासिफिकेशन क्या है, डिक्लाइन ऑफ मुगल देखना है, राइज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर को समझना है, क्योंकि दो आप मॉडर्न हिस्ट्री में एक जो अभी मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा, पोस्ट मुगल पीरियड, एक्चुअली वो कई टीचर्स उसको मेडाइवल हिस्ट्री के में उसको क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। आप लोगों को टीचिंग में होता है कि मेडाइवल हिस्ट्री में ले जाते हैं, बट मैं उसको आज से करूंगा। रीजन क्या है, वो एक ऐसा ट्रांजिशन पीरियड है जहां पर डिक्लाइन ऑफ मुगल और राइज ऑफ ए ब्रिटिश एम्पायर होगा। तो ये जब आप समझ लोगे यहाँ पर इस ट्रांजिशन पीरियड को, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो मॉडर्न हिस्ट्री आपके लिए सबसे इजी हो जाएगी, क्योंकि चीजों को कैसे स्लोली स्लोली चीजें चल रही थी, ठीक है, और कैसे एक ट्रांजिशन पीरियड में एक सडन चेंज आता है आपको इंडियन पॉलिटिक्स में देखने को मिलेगा। तो इन सब चीजों को हम लोग करने वाले हैं। तो 3 पार्ट्स में है आपका एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न। तो मॉडर्न से हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री को, इसको आप लोग नोट करते रहना, ठीक है, और जहां पे जो चीजें आपको ना समझ में आए आप पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू द टॉपिक, ओके, यू आर कंप्लीटली फ्री, जितनी बार पूछना है, ये कोई लिमिट नहीं है कि एक बार पूछा 2 बार। अगर आपको नहीं समझ में आता तो ये 10 बार पूछेगा, मैं आपको इजीली बताऊंगा।
मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड क्लासिफाई द मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री इज ऑल्सो डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। First one is British policy. Listen very carefully because this classification is very important and many questions were asked from this classification. Clear? British policy, that is from 1707 to 1885. Time period of British policy is from 1707 to 1885. And second one is Indian national movement. Indian national movement. Indian national movement बात करेंगे, that is from 1885 to 1947. This part is called British policy. What is British policy? Why we study from 1707 to 1885? This is the main question. ये 1885 1707 से 1885 तक के स्टडी हम ब्रिटिश पॉलिसी को क्यों करते हैं? फर्स्ट ऑफ ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए। तो क्वेश्चन को लेकर अगर देखोगे तो ब्रिटिश पॉलिसी 1707, बिकॉज आप देखोगे इन 1707 औरंगजेब वाज डाइड। औरंगजेब डेथ होगी औरंगजेब की, और जितने भी सक्सेसर आएंगे औरंगजेब के, दे वर इनकैपेबल। ऑल द सक्सेसर ऑफ औरंगजेब आफ्टर औरंगजेब वर इनकैपेबल टू हैंडल द ह्यूज डायनेस्टी। So British policy, if we talk about British policy, आप देखोगे यूरोपियन कंपनीज, if we talk about European companies, not only British, all European companies started from 1498 से जो यूरोपियन कंपनीज थी वो स्टार्ट हो गई थी इंडिया में आना, बट ड्यू टू पावरफुल रूलर्स they were not successful to implement his policy. बहुत पावरफुल रूलर रहे हैं 1498, उसके बाद चाहे अकबर आप देख लो, जहांगीर देख लो, शाहजहां और औरंगजेब, उनके टाइम पे यूरोपियन कंपनी जो थी वो अपनी चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर पाई भारत में, बिकॉज रूलर वर वेरी स्ट्रिक्ट। औरंगजेब वॉज मच स्ट्रिक्ट फॉर यूरोपियन कंपनीज और ब्रिटिशर्स, Portugal, Dutch, Dane, British, France, East India Company. Many companies came to India, but they were not successful because until Aurangzeb death. After the Aurangzeb death, उन्होंने क्या किया, अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। और इंप्लीमेंट क्यों करेंगे? क्योंकि इनके सक्सेसर क्या होंगे, वो बहुत ही इनकैपेबल है, तो एक डायनेस्टी को नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। कैसे नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, इन सब चीजों को भी आगे बताऊंगा। एंड आफ्टर दैट आप देखोगे कि ब्रिटिश पॉलिसी में हम किस किस चीज को स्टडी करने वाले हैं। इफ वी टॉक अबाउट ब्रिटिश पॉलिसी, ठीक है, तो सबसे पहले इनकी पॉलिटिकल पॉलिसी को हमको देखना पड़ेगा, पॉलिटिकल पॉलिसीज को देखना पड़ेगा। व्हाट वाज द पॉलिटिकल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स? मेनली वी आर स्टडीइंग अबाउट ब्रिटिशर्स। ओके, ब्रिटिशर्स को लेकर अगर हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिशर्स जो थे उनकी पॉलिटिकल पॉलिसी क्या थी। दे केम टू इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केम हियर फॉर ट्रेड, बट व्हेन ही केम टू इंडिया एंड आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, दे saw that there is lot of political crisis. इवन आप देखोगे कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनका इमर्जिंग हो गए। जो इंडिया एक औरंगजेब या मान लीजिए कोई भी रूलर, मुगल रूलर रूल कर रहा था, बट औरंगजेब की डेथ के बाद क्या हुआ कि इनकैपेबल सक्सेसर थे,
तो इनकैपेबल सक्सेसर होने के कारण जो प्रिंसली स्टेट से दे डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ फ्री, उन्होंने कहा कि हम आपके अंडर आते ही नहीं, अब हम फ्री हो गए। तो छोटी छोटी जो आप कहते हो स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स इमर्ज हुए, और उनके इमर्जिंग का रिजल्ट ये होगा कि जो इंडिया है वो पार्ट्स में डिवाइड होगा, और जब पार्ट्स में डिवाइड होगा तो एक दूसरे से एक दूसरे पर ऑल प्रिंसली स्टेट्स वर अटैक्ड ऑन ईच अदर, अपने आप को क्या एम्फसाइज करने के लिए या बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए अपना एरिया उन्होंने क्या किया, अटैक करना स्टार्ट कर दिया। इसी चीज का फायदा किसने उठाया, ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि एक प्रिंसली स्टेट्स को हेल्प कर देते थे, और सेकेंड वन क्या होता था उसमें, युद्ध में या जब वार होता था उसमें उसको हार जाता था, डिफीट होती थी। तो अगर ए और बी का ऐसे समझिए, अगर ए और बी दो स्टेट्स हैं, इनके ए वर्सेस बी, ठीक है, इनके बीच में वार चल रहा है, तो ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने ए को क्या किया, सपोर्ट कर दिया, बी क्या हुआ, इसकी डिफीट हो गई। अब बी की जब डिफीट हो गई तो इनको हेल्प किया था ना ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिशर्स ने किया ऐसा है, हमने आपको हेल्प की है, आप क्या करो, हमको थोड़ा सा ये एरिया दे दो। अब एरिया ले लिया, तो ऐसे करके क्या हुआ, धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अपने एक एरिया को कह सकते हो फिक्स करना स्टार्ट कर दिया। दे केम टू इंडिया एज ए ट्रेडर बट बिकम रूलर बिकॉज पॉलिटिकल क्राइसिस ऑफ इंडिया। अब होता क्या है कि पॉलिटिकल पॉलिसी की जो बात करते हैं तो ये हुआ। सेकंड, यहां पर आप देखेंगे कि हमें यहां पर इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी भी देखनी है। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी को भी क्या करना है, डिस्कस करना है कि जब इन्होंने एक लैंड जो है वो एक्वायर कर ली किसी रूलर से, प्रिंसली स्टेट्स के किसी भी रूलर से, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाया। फिर आप देखोगे सोशल पॉलिसी, जब इन्होंने सब चीजें वहां का सोशल सिस्टम को कैसे बिगाड़ा, सोशल पॉलिसी को क्या किया, कैसे इंप्लीमेंट किया, सोशल पॉलिसी की बात करेंगे। एंड थर्ड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिकल पॉलिसी। इकोनॉमिकल पॉलिसी, इकोनॉमिकल पॉलिसी, this is the most important policy of British, because on the basis of economical policy they capture the Indian economy. And what was the economical policy? If we talk about economical policy, then we can say that first is, उन्होंने इकोनॉमिकल पॉलिसी के अंतर्गत इंडिया में किया क्या गया, ये आती है कॉमर्शियल लूट की। सबसे पहले आप देखोगे कॉमर्शियल लूट, कॉमर्शियल लूट, देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, दिस क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू टू अंडरस्टैंड द राइज ऑफ ब्रिटिश एंड डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, कि कैसे स्लोली स्लोली क्या हुआ कि उन्होंने अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन को इंप्लीमेंट किया और इंडिया के इकोनॉमी ही नहीं, कंप्लीट इंडिया को कैप्चर किया। वो कैसे है उसको देखिए। बात आती है इकोनॉमिकल पॉलिसी को लेकर, देखोगे तो कॉमर्शियल लूट सबसे पहले स्टार्ट की। अब कॉमर्शियल लूट में कैसे क्या कर रहे हैं चीजों को वो समझना। सबसे पहला चीज था, इन्होंने क्या किया कि ट्रेड किया। कॉमर्शियल में क्या होगा, आपको ट्रेड, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में ले जा रहा हूं तो वहां पे आपको अच्छे से क्या है चीजें क्लियर होंगी। इकोनॉमिकल पॉलिसी, इकोनॉमिकल पॉलिसी, ठीक है। फर्स्ट वन इज कॉमर्शियल लूट। इकोनॉमिकल पॉलिसी, फर्स्ट कॉमर्शियल लूट।
commercial loot. In commercial loot, first they did the trade of spices. They did the trade of spices with India. तो एक माइंड में क्वेश्चन रेज होता है कि सर क्या इससे पहले ट्रेड नहीं था इंडिया के साथ यूरोपियंस का? था, बट यूरोपियंस का जो ट्रेड होता था वो किसके थ्रू होता था? वो अरब्स के थ्रू था। तो अरब क्या थे? लाइजनर, एज ए लाइजनर होते थे, वो इंडिया से चीजें लेते थे और यूरोपियन कंट्रीज को सेल करते थे। तो अब जब सेल करते थे, इन्होंने डायरेक्ट ट्रेड शुरू किया तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिला। और ट्रेड सिर्फ और सिर्फ स्पाइसेस का ही नहीं था, क्लॉथ्स का भी था, हर चीज में ट्रेड इन्होंने अपना स्टार्ट कर दिया इंडिया के साथ। तो ट्रेड के आप देखोगे तरीके से क्या हुआ कि इन लोगों ने इंडिया से बहुत ज्यादा, जो कह सकते हो मनी जो था, जो ट्रेन थ्योरी की बात करते हैं ना, कि इंडिया की वेल्थ को पूरी तरीके से लूटा है। ठीक है, लूट ऑफ वेल्थ, इंडियन वेल्थ, ट्रेड के, बाय द ट्रेड। एंड सेकेंड क्या है? रेवेन्यू। अब आप कहोगे सर रेवेन्यू कहां से आ गया इतनी जल्दी? रेवेन्यू कैसे? हाउ रेवेन्यू? इन लास्ट स्लाइड आई टोल्ड यू दैट ही सपोर्टेड प्रिंसली स्टेट रूलर। ठीक है, जब उससे कोई एरिया मिला तो वहां पर उन्होंने क्या किया कि रेवेन्यू को भी कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। और स्लोली स्लोली जब इन्होंने होल इंडिया को कैप्चर कर लिया, तब वहां से भी रेवेन्यू के एक तरीके से कह सकते हो बाय द रेवेन्यू दे लूटेड द इंडिया। ओके, सेकेंड थिंग, कॉमर्शियल लूट। सेकेंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लूट, दैट इज इंडस्ट्रियल लूट। इंडस्ट्रियल लूट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इंडस्ट्रियल लूट में ये लोग क्या कर रहे हैं? बाय द इंडस्ट्रियल लूट, फर्स्ट रॉ मटेरियल, raw material. In present, you can see the most of the countries are interested to do business with India. Why? Because India is the biggest market in the world. Everyone want to India and trade with India. Every company want to India. Mostly आप देखोगे last 10 years में many companies, car companies और मैन्युफैक्चर्ड कंपनीज केम टू इंडिया बिकॉज इंडिया एक बिगेस्ट मार्केट है। इंडिया से कोई रिलेशन जल्दी अपने खराब नहीं करना चाहता है। व्हाई? बिकॉज ए बिगर मार्केट। और सेम यहीं पर है। ये देखना, दो चीजें एक साथ यहां पर मैं बताऊंगा और इसको समझना जरा कि कैसे धीरे धीरे स्लोली स्लोली जो है आपका मार्केट को ये लोग कवर करते हैं। फर्स्ट थिंग, they purchase the raw material from India and take away to the London. यहां से रॉ मटेरियल लिया और लंदन ले गए, और लंदन ले जाके क्या कर रहे हैं? वहां से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स लाए और इंडिया में सेल करने लगे। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स लाए और इंडिया में क्या कर रहे हैं? इसको सेल कर रहे हैं। रॉ मटेरियल भी बहुत मिनिमम प्राइस पे ले रहे हैं। रॉ मटेरियल, दे परचेज्ड रॉ मटेरियल ऑन ए मिनिमम प्राइस and sell the goods on higher price. एग्जाम्पल, आप नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा मैं देखता हूं कि हैंडीक्राफ्ट चीजें हैं। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट चीजें जो है बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है उनकी। अब होता क्या था कि मान लीजिए एक शर्ट है, शर्ट, इसको एक उस समय इंडियन बनाता था, इंडियन रेडी करता था। तो वो पहले क्या करेगा? कॉटन लाएगा, उसका एक धागा बनाएगा, उसको मैन्युफैक्चर करेगा, उसकी कॉस्ट आई मान लीजिए 10 रुपीज। 1 मंथ में उसने एक शर्ट तैयार कर पाई। एंड दे केम टू इंडिया एंड एक शर्ट लाए, इन्होंने 5 रुपीज की दे दी और बहुत ही वेल फर्निश्ड। तो मार्केट को कैप्चर इन्होंने किया मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के द्वारा। तो मतलब हमारी ही
चीजें हम ही को सेल कर दी आके और उससे बहुत पैसा कमाया है इन लोगों। लार्ज नंबर में जो प्रॉफिट था वो ये लोग क्या कर रहे थे, गेन कर रहे हैं। किसके द्वारा? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के द्वारा। अब चलो ये तो चीजें सही हैं, ठीक है, इस चीज को समझ में आता है कि इन लोगों ने क्या किया कि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को यहां सेल कर दिया। बट इफेक्ट इसका क्या हुआ? इफेक्ट ये हुआ कि जो होम इंडस्ट्री थी, इसके अगर इफेक्ट की बात करें, इंडिया की जो होम इंडस्ट्री थी, और वी कैन से द इंडस्ट्री ऑफ इंडिया वॉज कंप्लीटली क्रैश्ड, जिसको गृह उद्योग हिंदी में कहते हैं होम इंडस्ट्री। एट दैट टाइम देयर वाज नॉट ए लार्ज स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया, बट एवरीवन वाज, जैसे कहते हैं ना कि अनएम्प्लॉयमेंट, एवरीवन वाज एम्प्लॉयड, बिकॉज हर घर में कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है। और यहां पे इन लोगों ने क्या किया कि जब ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री, होम इंडस्ट्री को क्रैश कर दिया, तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ा। अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इसीलिए क्या हुआ, बहुत रैपिडली इंक्रीज हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट वॉज रैपिडली इंक्रीज। आवर प्राइम मिनिस्टर वाई से या वाई प्रमोट द मेक इन इंडिया? in present government is in promoting make in India. Why? This is the reason. मेक इन इंडिया होगा, हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है, कोई भी चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। देखिए क्यों कहा जाता है हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही चीजें हमें लर्निंग मिलेगी यहाँ से कि मेक इन इंडिया क्या होगा, बढ़ेगा, हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, नए स्टार्टअप शुरू होंगे, आप खुद तो एम्प्लॉयमेंट दोगे लोगों को। तो यही रीजन था सॉरी, कि रॉ मटेरियल मिनिमम प्राइस पे ये लोग परचेज करते थे और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को क्या करते, यहां पर आकर सेल कर देते। तो इंडिया की होम इंडस्ट्री पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई एंड अनएम्प्लॉयमेंट वाज रैपिडली इंक्रीज एट दैट टाइम। ओके, क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट? कमेंट करते रहिए, मुझे पता चले कि आप लोग क्या है शरीर सुन रहे हैं, कुछ भी आपकी समझ में आ रहा है। अगर चीजें समझ में आ रही है तो एक बार कमेंट करिएगा सभी लोग। अब आते हैं थर्ड पर। थर्ड, दैट वाज फाइनेंशियल लूट। फाइनेंशियल लूट, एक चीज कही जाती है, अगर आप किसी को, इफ यू वांट टू रूइन द एनी कंट्री, फर्स्ट यू शुड रूइन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। अगर आप किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को क्या है रूइन करना, मतलब बर्बाद करना चाह रहे हो, तो उसकी इकोनॉमी बर्बाद कर दो। आप देखोगे बांग्लादेश का क्या है, इकोनॉमी चली गई तो क्या हुआ, पूरी तरीके से बर्बाद है। तो इन लोगों ने क्या किया, इंडियन इकोनॉमी को ही क्या किया है, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। ओके, अब बात करते हैं कि फाइनेंशियल लूट की हम लोग बात करते हैं। फाइनेंशियल लूट में सिर्फ एक चीज हम लोग मेन देखेंगे, फर्स्ट वन इज रेलवे, रेलवे, एंड सेकंड इज कोल इंडस्ट्री। कोल, कोल के बारे में तो जान ही रहे होंगे कितना पैसा है। रेलवे, some historians said that British want to development, better want to do development in India, so he established the railway. No, this is completely wrong. Railway was not for the development of India. This was the most beneficial factor to the British government in India at that time. Because due to railway, जो रॉ मटेरियल है बहुत रैपिडली पोर्ट तक ले जाते थे, पोर्ट से जहाज पे जाता था और लंदन जाता था, और जो पोर्ट से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं वो रेलवे से क्या होता था, पूरे इंडिया में स्प्रेड की जाने लगी। सेकंड, अगर कहीं भी कोई भी रिवेल होता है तो उस रिवेल को सप्रेस करने के लिए रेलवे का यूज किया जाता था
कि जो आर्मी है उसके मूवमेंट क्या हुआ, बहुत इजी कर दिया गया, कि बहुत तेजी से, बहुत फास्ट मूव होता था आर्मी का। सिर्फ ये दो प्रमुख रीजन थे रेलवे का इंडिया में आना, ठीक है। ये नहीं था कि रेलवे को डेवलपमेंट इंडिया में चाह रहे हैं, ऐसा कुछ भी यहां पर हमें देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो ब्रिटिश पॉलिसी आपकी यहां तक है, ब्रिटिश पॉलिसी क्लियर हो गई। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। कमेंट करते रहो भाई, अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हो, कुछ पूछो, ठीक है। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क, आई विल रिप्लाई। एंड नेक्स्ट आता है इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो हम लोग देख रहे थे, इंडियन नेशनल मूवमेंट फ्रॉम 1885 to 1947. Okay, if we talk about Indian national movement, okay, this is divided in three parts. This is also divided in three parts. This is the most important classification, and you will get many questions from the classification. Okay, first is liberal era, moderate era. It is also called moderate era. The time period of this era is from 1885 to 1905. One by one, I will describe the all parts of Indian national movement. हुआ क्या कि जब कंप्लीट कैप्चर हो जाता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सभी चीजें अपनी पूरी सेटल कर ली इंडिया में, तो फ्रीडम के लिए स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। फ्रॉम 1885 टू 1905 इसको इसलिए माना जाता है कि कांग्रेस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस, और इन 1905 बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। अगर आपको याद हो, हुआ क्या कि लिबरल या मॉडरेट इरा में जितने भी उस समय के जो लीडर होते थे, गोपाल कृष्ण गोखले की बात कर ले, या फिर बाल बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, जो भी लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं कि लिबरल या मॉडरेट इरा में फ्रॉम 1885 टू 1905 ये लोग क्या करते हैं कि अपनी डिमांड्स, फ्रीडम को लेकर कहते हैं कि वी आर डिस्कसिंग अवर डिमांड्स, और वी पुट अवर डिमांड्स अंडर द रूल एंड रेगुलेशंस इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिश। मतलब हम अपनी डिमांड्स क्या है, ब्रिटिश को रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर रहते हुए उनको देंगे। अब एक सिंपल सी यहां पर रीजन निकल कर आता है कि जिन लोगों ने आपकी कंट्री को स्लेव बनाया है, कैप्चर किया है, वो भी कैसे, बाय हुक और क्रुक। वो आपको सिर्फ बस सिर्फ आप उनको लेटर लिखोगे, ये कहते हैं कि हम उनको लेटर लिखेंगे, ठीक है, एक रिप्रेजेंटेटिव अपने भेजेंगे मिलने के लिए, अपनी डिमांड्स रखेंगे। तो क्या आपको लगता है कि ब्रिटिशर्स बोलते कि ठीक है, वी विल फ्री यू? दिस इज नॉट राइट थिंग और राइट वे। From 1885 to 1905, 20 years, they wrote many letters, sent him representatives to the British government, but the British government always denied his proposal. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनके प्रपोजल डिनाई कर दिए, बोले तो जाओ भाई, इफ एनीवन इज वेरी पावरफुल एंड ही कैप्चर्ड योर लैंड और होम, और आप उसके सामने रोज जाते हो एप्लीकेशन, सर प्लीज मेरा घर खाली कर दीजिए, प्लीज मेरी जमीन छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ेगा। तो यही चीज ये कर रहे थे लिबरल एंड मॉडरेट इरा के टाइम में जो चल रहा था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस हुई, रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे, लेटर लिखते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट रिजेक्टेड ऑल द प्रपोजल ऑफ मॉडरेट
leaders. And at that time इंडियंस जो थे बहुत ज्यादा इनको फॉलो भी करते थे कि ठीक है आप जैसा कर रहे हैं हम आपके साथ हैं, हम आपकी लीडरशिप में इंडियन के फ्रीडम के लिए वर्क करेंगे। बट इन 1905 ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब हुआ क्या कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुआ तो a large number of Indians opposed the liberal and moderate leaders. Why? Because there was no result of his letter or representatives. इनके रिजल्ट लेटर का रिप्रेजेंटेटिव सेंड कर भेजने का कोई भी मतलब नहीं निकला। इवन इंडिया क्या है कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन 1905। तो एक अलग पार्ट या एक अलग मॉब क्या हुई, वो रेडी हुई और वो क्या कहलाई, वो आपकी कहलाएगी एक्सट्रीमिस्ट एरा, जिसने क्या कहा कि इफ ब्रिटिश गवर्नमेंट जो लैंग्वेज समझेंगे हम उस लैंग्वेज में उनको क्या करेंगे, समझाएंगे। आप देखोगे बहुत से रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट जो है दैट वाज डिड फ्रॉम 1905 टू 1990 from 1990 a large number of revolutionary activities was held during 1905 to 1919। ठीक है, बहुत सी एक्सट्रीमिस्ट इराक के बीच में क्या होंगी, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज होंगी, बहुत से इंसिडेंट्स होंगे जिनको हम आगे चल के अभी डिस्कस करने वाले हैं। ये तो क्लासिफिकेशन चल रहा है। अब ये जो एक्टिविटीज हुई एक्सट्रीमिस्ट इराक के बीच में 1905 टू 1919, ये एक्टिविटी क्या थी, बहुत ज्यादा ब्रूटल थी और बहुत ब्रूटली क्या हुआ, इन एक्टिविटीज को सप्रेस भी किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ब्रिटिश गवर्नमेंट सप्रेस ऑल एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज, मेनी लीडर वर हैंग्ड, बहुत से लोगों को फांसी हुई, हैंग्ड अंटिल डेथ हो गई। क्लियर। लास्ट वन इज गांधी इरा। गांधी इरा दैट इज फ्रॉम 1919 to 1947। In 1915 Gandhi came back to India and from 1919 he took the leadership for freedom of India and until 1947 they lead the all movement। तो इसीलिए ये जो टाइम पीरियड है दैट इज कॉल्ड गांधीयन इरा। गांधी जी 1915 में इंडिया आएंगे और 15 में इंडिया आने के बाद जो जितने भी उस समय मूवमेंट होंगे उन सबको लीड करेंगे 1947, जब तक आपका हमारी कंट्री जो है इंडिपेंडेंस मतलब फ्रीडम नहीं मिल जाती। ये हो गया आपका क्या पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट में हम लोगों को स्टडी करना है। ओके अब आते हैं नेक्स्ट। ये तो बात हो गई हमारे किसके, क्लासिफिकेशन को लेकर। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए टॉपिक ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से टॉपिक स्टार्ट करते हैं और टॉपिक का जो नाम है वो है लेटर और पोस्ट मुगल पीरियड। पोस्ट मुगल पीरियड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये तो पोस्ट मुगल पीरियड तो मेडाइवल हिस्ट्री का पार्ट है, आप अभी इसको क्यों स्टार्ट कर रहे हो। तो मैं आपको बहुत क्लियर चीज बता दूं। ठीक है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द राइज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एंड डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, so you have to first learn about the later of post Mughal period because this is a transition period। और ट्रांजिशन पीरियड को अगर आप
अंडर समझ में आ गया ना, तो बहुत अच्छे से आपको आप खुद डिस्क्राइब कर सकते हो। मोस्टली टीचर्स बचते भी है इस चीज को पढ़ाने से भी और यहाँ से मॉडर्न का स्टार्ट करने से, बट यू विल एंजॉय द हिस्ट्री नाउ। ओके, लो लेटर या पोस्ट मुगल पीरियड कौन सा है उसको हम लोग यहाँ से जानना शुरू करेंगे। आप देखोगे कि औरंगजेब को लेकर अगर हम लोग बात करेंगे तो आप देखोगे लेटर वैदिक पीरियड में, लेटर मुगल पीरियड में लगभग 11 रूलर्स आते हैं। लगभग क्या है, 11 रूलर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, बट वी हैव टू डिस्कस सम रूलर्स विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑल रूलर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट डिड एनी इंपॉर्टेंट थिंग्स और एक्टिविटीज। ओके, तो 11 रूलर्स की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। जो 11 रूलर्स हैं कौन कौन है, इनको वन बाई वन करके हम लोग देखते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। बट यहाँ पर क्या है कि उससे पहले एक चीज आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि औरंगजेब से स्टार्ट कर देते हैं, औरंगजेब की डेथ के बाद। औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब वॉज डाइड इन 1707। We talk about Aurangzeb, then his death was in 1707. Aurangzeb had 5 sons. Aurangzeb had 5 sons. इसके 5 बेटे, ठीक है। कौन कौन है 5 में? फर्स्ट वन इज मुअज्जम। मुअज्जम, मुअज्जम। सेकेंड वन इज आजम, सॉरी, कामबख्श। कामबख्श, कामबख्श। थर्ड वन इज आजम। आजम। फोर्थ वन इज अकबर। अकबर। और फिफ्थ वन इज मोहम्मद सुल्तान। मोहम्मद सुल्तान। Aurangzeb had 5 sons. Now listen carefully the story of his sons. What is the story? मुअज्जम, कामबख्श, आजम, अकबर। मोहम्मद सुल्तान, Muhammad, if we talk about Muhammad Sultan, many pupils says that Muhammad Sultan was the most capable son of औरंगजेब। औरंगजेब का बहुत कैपेबल बेटा है और कहा जाता था कि यही क्या है, बहुत ज्यादा मतलब आगे चलकर सुल्तान बनेगा, सक्सेसर बनेगा। क्या है, मोहम्मद सुल्तान विल बी द नेक्स्ट सक्सेसर ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब के यू हियर द मेनी थिंग्स अबाउट औरंगजेब, दैट ही वाज ए रेडिकल रूलर। ठीक है, ये भी कहा जाता है। आप देखोगे कि औरंगजेब ने लिक्वर पर, शराब पर बैन लगाया था, बट अनफॉर्चुनेटली हिज सन सुल्तान was died. His son Sultan was died due to excess liquor. बहुत ज्यादा शराब के सेवन से, लिक्वर को कंज्यूम करने के कारण बहुत ज्यादा बड़ी लेवल पे लिक्वर को कंज्यूम किया और इसकी डेथ हो गई मोहम्मद सुल्तान की। He was died due to लिक्वर। तो ये क्या हुआ, ये तो खत्म हो गया मामला। अब बात करते हैं अकबर की। अकबर के बारे में ये कहा जाता था कि once upon a time Akbar was sent to attack on Rajputs in Rajasthan. When Akbar go to Rajasthan, then the जो वहां के राजपूत थे उन्होंने क्या किया, अकबर को अपने पक्ष में कर लिया और कहा कि देखो तुम्हारे पिताजी तुमको इसलिए भेजे हैं, ठीक है, कि बेटा तुम जाओ और शहीद हो जाओ जिससे तुम नेक्स्ट सक्सेसर ना बन पाओ।
अकबर क्या था कि राजपूतों के कहने पर आ गया एंड ही रेबल टू हिज फादर एंड ही बिकेम ए रेबल टू हिज फादर, अपने फादर के अपोज ही विद्रोह कर दिया। बाद में उसे समझ में आया कि यार ये तो मैंने गलत किया, राजपूतों ने मुझे क्या किया, बरगला दिया और गलत हो गया मामला। तो क्या हुआ कि ये ईरान चला गया एंड he went to Iran, there he was died. दो सक्सेसर, टू सक्सेसर वर डाइड। अब क्या हुआ कि थ्री सक्सेसर्स जो थे वो रह गए। अब ये जो तीन सक्सेसर, थ्री सक्सेसर की बात करते हैं तो मुअज्जम प्रपोज द टू कामबख्श एंड आजम। मुअज्जम क्या था, एट दैट टाइम ही वाज द गवर्नर ऑफ काबुल, इफ and Ajam was the governor of Deccan and Kambaksh was the sorry, Kambaksh was the governor of Deccan and Ajam was the governor of Gujarat at that time. If we talk about मुअज्जम क्या है, if we मुअज्जम यहाँ पे आप लिख भी लो चाहे तो आपको चीजें क्लियर रहेंगी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो काबुल का गवर्नर है, मुअज्जम वाज द गवर्नर ऑफ काबुल, कामबख्श वाज गवर्नर ऑफ Deccan, Deccan, and Kambaksh was the governor of Deccan, 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 and Ajam was the governor of Gujarat. Muazzam proposed his brothers that we should divide the dynasty and start the rule. उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, डायनेस्टी को हम लोग आपस में डिवाइड कर लेते हैं, अलग अलग एरियाज को डाइवाइड कर लेंगे और रूल करते हैं। बट दे डिनाइड द प्रपोजल, काम्बैक्स एंड आजम डिनाइड द प्रपोजल, बोले नहीं ये नहीं होगा। और जब तीन भाई हैं तो अब यहाँ पे वॉर ऑफ सक्सेसर विल बी स्टार्ट। व्हेन द प्रपोजल ऑफ मुअज्जम वाज डिनाइड बाय द काम्बैक्स एंड आजम, then the war of successor was start. First of thing, you can see that the first war of successor was started from that is called war of Jajau. War of Jajau. War of Jajau. Jajau is the place near the Agra, and this war was held in 1707 between the Muazzam and Kambaksh. Between the Muazzam and Kambaksh. Kambaksh was defeated and Muazzam क्या हुआ, जीत गया। Then the Muazzam इसको क्या होगा, जीत जाएगा, ठीक है, ये डिफीट हो जाएगा। He conquered the war. After conquering the war, मुअज्जम take the title of बहादुर शाह, क्या होगा, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह first. He take the title of Bahadur Shah first and get the start rule. After this war, ठीक है, after this war, he take the title of Bahadur Shah first and start the rule, became the successor of Aurangzeb. And in 1709, मुअज्जम and आजम, 1709, ये नियर अबाउट हैदराबाद के पास, नियर हैदराबाद एक और सक्सेसर का कहा जाता है वॉर होगा, वॉर ऑफ सक्सेसर होगा इन 1709, मुअज्जम वर्सेस आजम, एंड आजम आल्सो गेट डिफीट। ओके, तो इस तरीके से क्या हुआ कि औरंगजेब के बाद, आफ्टर औरंगजेब, बहादुर शाह फर्स्ट बिकम द सक्सेसर ऑफ औरंगजेब और मुगल डायनेस्टी। वी कैन से द बहादुर शाह फर्स्ट बिकम द successor of Mughal dynasty. Any doubt?
बहादुर शाह फर्स्ट। फ्रॉम 1707 टू 1712। एनी डाउट? अगर आपको कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक बार कमेंट करते रहो तो मुझको लगता है कि अच्छा लगता है थोड़ा सा, कि आप लोग हाँ लाइव हो, अपने आप को लाइव दिखा भी रहे हो कि हम क्या हैं, जीवित हैं। तो कमेंट वगैरह रहते हैं। कुछ भी पूछना है आगे, या फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं? जल्दी से। वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्लास, बहादुर शाह फर्स्ट। ओके, इफ वी टॉक अबाउट कंटिन्यूस, ईरान, ईरान, अकबर वेंट टू ईरान, ईरान। ओके, अकबर वेंट टू ईरान, ये वो अकबर नहीं है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं बहादुर शाह फर्स्ट को लेकर, दैट ही बिकम द रूलर फ्रॉम 1707 टू 1712। हुआ क्या है कि औरंगजेब की जो पॉलिसीज थी, बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज जो थी, वो आप देखोगे कि उन पॉलिसीज को लेकर बहुत सी चीजें हमें देखने को यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, उन पॉलिसीज का इम्पैक्ट क्या होगा, इन सब चीजों को वन बाय वन करके देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखोगे कि ही बिकेम द रूलर इन द एज ऑफ 63 years. He was 63 year old when he became the ruler. Now you can imagine what he will do. If anyone become the ruler in the age of 63, that is the most मतलब more, he was not young when he became the ruler. When he became the ruler, he was not young. 63 की एज में क्या हुआ कि रूलर बनेगा, और रेबेल कंटिन्यू बढ़ रहे थे क्योंकि आफ्टर औरंगजेब ही वाज इनकैपेबल टू टैकल द सिचुएशन एट दैट टाइम, सो ही एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ पीस। ठीक है, क्या कहेंगे, एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ पीस, एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ पीस। व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ पीस? फर्स्ट थिंग, and why he adopted the policy of peace? This is the question. What is the policy of peace and why he adopted the policy of peace? Because you can see that he became the ruler in the age of 63, and he is also incapable to tackle the situation, because due to the policies, rules and regulation of Aurangzeb, most of the princely states and pupils were very angry for Mughal dynasty. तो उसने कहा कि सबको मैनेज करते हैं, सबके साथ जुड़ते हैं, तो पॉलिसी ऑफ पीस को इंप्लीमेंट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। अभी पॉलिसी ऑफ पीस क्या है, किसके साथ क्या किया इस पॉलिसी के अंतर्गत? ठीक है, इस पॉलिसी में क्या क्या था कि मराठों के साथ इसने पॉलिसी ऑफ पीस के अंतर्गत किन किन चीजों को किया है, इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, क्लियर है? तो अब हम लोग मिलते हैं कल, और कल आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी अब इसी टाइम पे। तो चलिए, फिर आपकी क्लास कैसी लगी एक बार बता दीजिएगा कमेंट करके। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।